प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। ठीक, हिंदी व्याकरण में क्या होगा? हिंदी व्याकरण में आपका सीरीज है अपना। हम आज वन शॉट लेक्चर है लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक को आज हम इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे और आपके लिए बहुत प्यारा सा नोट्स बनाया गया। और इस नोट्स का टॉपिक देखोगे आप तो मैं कहूँगा कि कोई बच्चा हो, अगर आप 9वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में हैं या आप 11th-12th दोनों में हैं, तो आप सबके लिए कारगर है, क्योंकि इसमें सबके लिए काम किया गया है। टॉपिक तो व्याकरण सेम होता है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं सारे लेवल के। जो भी बालक हैं उनके क्लास के इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपके लिए काफ़ी होगा ये लेक्चर। अगर आप इस बार देख लेते हैं, थोड़े से आप हिंदी व्याकरण देखते अपने बुक से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है। ऐसे भी काम चल जाएगा क्योंकि सब टॉपिक आपको डिटेल में कराया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपके लिए फिर हर बार की तरह इस बार भी नोट्स बनाया गया है और ये बेहतर नोट्स हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करेंगे अपना व्याकरण का सबसे पहला खंड, जिसका नाम होता है वर्ण। वर्ण विचार चैप्टर का नाम है और हम वर्ण की बात करते हैं। और प्यारे वाले जी, आज आने वाला था आपका लाइव प्रोसेस का वन शॉट लेक्चर, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं कंटेंट थोड़ा सा और उसमें देखना मुझे ऐसे नोट्स प्रिपेयर है, लेकिन फिर भी उसको हो सकता है आज ही दिन में लेक्चर आपको अपलोड कर दूँ। ठीक, तो आपके एग्ज़ाम को टेंशन नहीं लेना है। आप कहो सर जी मैथमेटिक्स में क्यों रुका हुआ है, तो रुका नहीं है बजे, जितने आप पढ़े हैं आप उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए और आपको इनफ चैप्टर पढ़ाया गया है। ऐसे मुझे तो पूरा पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन आपको जो भी चैप्टर, मैं चाहता हूँ जो ये भी कम नहीं है, जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं इनके भी अच्छे मार्क्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपका भरपूर सहयोग मेरी तरफ से मिलेगा। चलिए ठीक है, तो वर्ण क्या, आपने वर्ण पढ़ा होगा कि एक ध्वनि को कहते हैं, एक मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़ा नहीं कह सकते हैं। जैसे आप अ को आप तोड़ के अ ही क्या आएगा, तोड़ के देख ली आ तोड़ के तो उसमें आ ही आएगा। देखिए यहाँ पर क हलंत है, ख हलंत है, यह हलंत है, पूरा क नहीं लिखा गया है। अगर मैं पूरा क लिखूँ तो इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए वाली थोड़ा सा मैं एक रफ पेज ले रहा था ताकि आप कुछ बात उस पर लिखते चलूँ, आप हम लोग मिल के समझ से चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। चलिए ओके, सॉरी थोड़ा सा मैं आपके लिए वीडियो रुका था इसके लिए। चलिए, हमने क्या बात किया, वर्ण आपने समझ लिया। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि प्यारी जी मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो ये वर्ण नहीं है। तो हम लोग जैसे नहीं लिखते बचपन से, ऐसे क ख, ये वर्ड मैंने ऐसा लिखा है, ये वर्ण है। अगर मैं इसे हलन दिया हूँ तो क्योंकि ये हाफ है, अभी इनमें स्वर नहीं मिला है, सिर्फ क है। इसको तो कैसे बना होगा, ये तो बन चुका होगा, क हलंत में अ मिला होगा तो प्रॉपर ये बन गया होगा। समझे क्या, समझे क्या? अरे बहुत आसान टॉपिक है, निकल चलते हैं पढ़ते पढ़ते। चलिए, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है बच्ची जी? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं।
इनकी संख्या 52 होती है। कितने होती हैं? 52 होती हैं। अब देखिए जैसे अगर पूछेगा हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो 11 टिक मारिएगा। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। संस्कृत में 13 मारिएगा। हिंदी में पूछेगा तो 11। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13। अब देखिए ये तो अनुस्वार और ये विसर्ग है, और अ पर अनुस्वार, इसको ये अ में नहीं आता है, ये अनुस्वार में आता है, और इसको हम लिखते हो ये विसर्ग में आता है। इन दोनों को हम लोग अयोगवाह भी कहते हैं। तो अयोगवाह की संख्या 2, ठीक। अनुस्वार 1 होता है, विसर्ग अयोगवाह में 2 आते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो 25, क से लेके म तक, क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन, ठीक है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। पूछेगा इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो कौन होगा? य, र, ल, व। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। इनमें से कौन उस व्यंजन है? ये है। संयुक्त व्यंजन कौन है? ठीक। और ये हिंदी के तो अपने दो अपने खुद के व्यंजन है, जिसे हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे एक र, बड़ी र जिसको कहते हैं पढ़ना चढ़ना, ये वाला, ठीक। अब वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो हमने वर्ण के 2 भेद पढ़ेंगे हम लोग, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। चलो, स्वर वर्ण क्या है? जिसमें किसी की सहायता न ली जाए, जिसमें किसी की सहायता न ली जाए। थोड़ी सी चले, अब क्लियर है। जिसका उच्चारण स्वतः होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वतंत्र वर्ण। ये स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी की उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता है। लेकिन व्यंजन तो, और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसे देखें, क प्लस अ क हो जाएगा, ख प्लस अ ख हो जाएगा, हो गया। चलिए नोट देखिए, कुछ व्याकरण में कहते हैं, कुछ व्याकरण में से संख्या वो शब्द होते हैं जैसे री, इसको स्वर नहीं माना जाता है, क्योंकि इसको देखो इसमें क्या होता है, इसमें प्रायः देखिए ये वाला भी री आ जाता है, तो भाई कैसे हम इसको री बोले? लेकिन मात्रा की दृष्टि से री स्वर में है, ये स्वर में रखा गया इसको मात्रा की दृष्टि से, क्योंकि मात्रा है, इसकी भी एक मात्रा होती है री, जैसे कृषि, कृष्णा, ठीक है ना। चलो, ऋषभ, ऋषि, ऋण, ऋतु आदि ये सब री व्यंजन में आते हैं। और कृषक, कृषि, पृथ्वी, ठीक है, ये उनकी मात्रा है। ये इसमें इनको री व्यंजन बोला जाता है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से इनको स्वर की मात्रा भी रखा गया है। दूसरा, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में से अनुस्वार और विसर्ग के साथ साथ लिखने की परंपरा है, लेकिन अनुस्वार और विसर्ग न स्वर है न व्यंजन है, इनको अयोगवाह बोला जाता है। ये ना ही स्वर में है ना ही व्यंजन में। अब चलो हम इनके टाइप्स पढ़ लेते हैं, स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, कहते हैं इनको 2 बार, इनको 2 आधार पर इनके भेद करेंगे हम। एक बार तो उच्चारण में लगने के समय, और एक दूसरा जाति के आधार पर। कहता उच्चारण में लगने वाले समय या उच्चारण के काल के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सर ह्रस्व स्वर में कौन आता है? अरे अ, ई, अ, हर्षई, हर्षऊ, री, ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। कहते इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये एक मात्रित होते हैं तथा इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा समय कम लगता है। अच्छा मैं बोलूँ बच्चे जी आप इसको बोलो और के बाद आ को बोलो, तो अब हमसे बोला ऐसे बोलेंगे आ कैसे बोलते हैं? आ में थोड़ा समय देना पड़ता है। जैसे एक छोटा अपने लिखते हैं ना कू, चाहे आप लिखते हैं की, ये वाला मात्रा लगाकर की, एक लिखेंगे दीर्घ बड़ी की, हर सही वाला दीर्घ वाला, तो उसको देर तक बोलना पड़ता है। दोनों में थोड़ा सा उच्च समय का इसमें होता ही है महत्व, इनमें समय आधा लगता है। हो गया, नोट्स बनाते चल रहे। और एक बात बताएं बच्चे जी, आपको क्लास 12 तक आपको अब नहीं पढ़ना पड़ेगा व्याकरण। हाँ, एक बार पढ़ ले, अब दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये नोट्स बचा कर रखिएगा, नोट्स सुंदर अक्षर में रखिएगा। आप क्लास 11 12 करते रहो, जब एग्जाम है एक बार पलट लेने का, आपके टॉपिक दिमाग में क्लियर हो जाएंगे और आपके नंबर मिले। इतना अच्छा काम किया गया है। चलो अब जैसे दीर्घ स्वर कौन रहता है? जिस दीर्घ में ज़्यादा समय लगता है, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, कहते ये अपना दीर्घ स्वर, इनका उच्चारण में हर स्वर की अपेक्षा समय थोड़ा दुगना लगता है, इसीलिए इन्हें दीर्घ बोलते हैं। चूंकि मात्राओं में अतः द्विमात्रिक, उन्हें उसे एक मात्रिक बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इनके शब्दों में इनमें 2 स्वर की ध्वनि होती है। जैसे आ बोलोगे तो अ प्लस अ से आ मिले बने। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, अ प्लस अ क्या बनेगा? ई प्लस ई हर्ष दीर्घ ई, उ प्लस उ दीर्घ उ, अ प्लस ए, आ प्लस ए, देखो अ प्लस ए क्या बनता है? ए,
और आ प्लस ए क्या बनेगा, ये भी बन जाएगा ए, अ ए ए। तो अब अ प्लस ई ए, अ प्लस दीर्घई तब भी ए, आ प्लस हर्षई तब भी ए, और आ प्लस दीर्घई तब भी ए बनेगा। अ प्लस उ बनेगा, ये भी क्वेश्चन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है इनसे क्या बनेगा। अ प्लस उ बनता है, आ प्लस उ तो भी ओ बनता है, और आ प्लस दीर्घ तो भी ओ बनता है। औ के लिए सर अ प्लस ओ तो भी औ बनेगा, अ प्लस औ, आ प्लस ओ तो भी औ बनेगा, आ प्लस औ तभी औ की मात्रा बनती है। चलो नोट करते हैं, नोट में ये है आपके लिए एक निर्देश है कि इन्हीं दीर्घ स्वरों में ए ओ औ संयुक्त स्वर हैं। ये क्या है, संयुक्त स्वर है। सर पुरुष स्वर क्या है, कहते जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, अपने तो पर हर्ष हो और दीर्घ उससे भी अधिक समय लगता है, उसे हम लोग पुरुष स्वर बोलते हैं। कहता कि नाटक वाटक में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे मंत्र वंत्र में पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ओम। अब ऐसा ओम ऐसा बोले ओम, लेकिन शुद्ध ओम ओम तो ये पुरुष स्वर है। ये ऐसा थोड़ा होता है, जो थोड़ा अ जैसा। आप इसको देखें कैसे इसका संकेत कैसा है, ओम। इसको मंत्र में पूजा पाठ में इसका ये लिखा रहता है। जाति के आधार पर दो भेद होते हैं, वर्ण के जाति के आधार पर दो भेद होते हैं। एक हो जाते हैं सजातीय और एक हो जाते हैं विजातीय। सजातीय के स्वर्ण बोलते हैं और विजातीय को अस्वर्ण बोलते हैं। सजातीय मतलब एक समान होगा, जैसे आ, देखिए हर सही हर सब ठीक। अब विजातीय में कौन सी, अ से ई मिल जाए तो कुछ बन जाए, आ उ साथ में आ जाए, ये और ऐसे कुछ बन जाए, नए से नया, ठीक, तो इसको विजातीय बोलते हैं। अब बच्चे जी चैप्टर से क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं और इजी रहते हैं, आसान है। एक बार अपने कहीं पढ़ लिया ना बचपन में, इसलिए मैं हेडिंग डाला हूँ 6 to 12। एक बार अपने हेडिंग बचपन में पढ़ लिया ना, आपको कब दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। स्वर के उच्चारण, स्वरों के उच्चारण, तो स्वर के उच्चारण प्रायः 4 प्रकार से होते हैं, निनासिक, अनुनासिक, स्वानुस्वार और विसर्ग युक्त। अब देखो निरानुनासिक यदि स्वरों का उच्चारण में सिर्फ मुख्य रूप से किया जाता है, ऐसे स्वरों को निरानुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा नोट्स में अपने सिलेबस में है तो थोड़ा देख लेते हैं। अब इसमें कौन कौन आता है, जैसे देखो अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ओ औ। अनुनासिक में कौन आता है, जिसके थोड़ा नाक की सहायता लीजिए बोलने में, जैसे कि यदि स्वर का उच्चारण मुख और नाक, मुंह और नाक दोनों की सहायता लीजिए। जैसे में देखना जैसे अपने तो इसको हम कौन सा वर्ड लिखेंगे, अंगोछा। कभी ऐसा वर्ड आपने देखा होगा, आँख, ये वर्ड लगता है ये चंद्र बिंदु वाले की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। जैसे अपने ऐसा क्या देखा होगा, ओस, आंसू, ऐसे वर्ड रहते हैं ना, आंसू। ऐसे ये वर्ड जो कहीं चंद्र बिंदु लगे रहते हैं, ये बोलते हैं अनुनासिक। जैसे वो बिंदु दिखे तो नाक का सहारा जरूर लीजिएगा। सानुस्वार, सानुस्वार में क्या है, ऐसे स्वरों के जो उच्चारण जिसमें सिर्फ सिंगल बिंदु का प्रयोग होता है, इसका उच्चारण नाक से होता है और उच्चारण में थोड़ी कठोरता होती है, जैसे अंग, अंगद, अंगूर, इक, कंकर आदि। अब विसर्ग युग मतलब इनमें स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, ये वर्ड लेता हूँ, जैसे स्वतः, अतः, प्रातः, प्रायः, पयः, मनः, कामना इत्यादि। स्वर मात्रा और स्वर व्यंजन का संयोग कैसे इनके संयोग होता है, कैसे इनका कम्बिनेशन होता है। जैसे स्वर के संकेत चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वर के 10 संकेत चिन्ह हैं, लेकिन अ का कोई संकेत नहीं होता है। यही बात बच्चा जो कोई समझ लो, जिसको हिंदी पढ़ने आती है, जिसको मात्रा पढ़ने आ जाएगा, ये इसी से तो पूरा अपना आपका बड़ा खरी बनता है। अस्वर कहते हैं कि अस्वर किसी, एक सेकेंड थोड़ा बच्चा जी मुझे, चलो ठीक है। अस्वर किसी व्यंजन से मिलता है तो व्यंजन का हलंत ये वाला लुप्त हो जाता है, हलंत गायब हो जाता है। जैसे क में आधा क में क हलंत में अ मिलेगा तो इसका हलंत गायब हो जाएगा, पूरा पूरा क बन गया। तो कुछ मेन हम लोग बच्चे को ऐसे सिखाते हैं ना, जरूर उसमें अ छुपा है, इसीलिए जब उसको इंग्लिश पढ़ाते हैं तो बोलते हैं बाबू कमल लिखो, कमल। तो कैसे लिखता है कमल, लिखवाते हैं क के एक, इसमें ए लगवाते हैं म अल,
ये जो ये छिपा हुआ था ना उसका ये आता है। नोट कहता हलंत लगाने के बाद शब्द आधा होता है। कि ये पूछा है एग्जाम में, ये परीक्षा में पूछा गया आपसे एक बार कि एग्जाम बोर्ड में पूछा गया था कि किसी शब्द में हलंत लगने पर क्या होता है, दुगना होता है, आधा होता है, शब्द आधा होता है। कुछ विशेष निर्देश कहता र व्यंजन के साथ कभी आपने देखा बहुत सारे बच्चे हैं जिसको र में, जिसे आपने देखो क में आप ऊ तो ऐसे लगा देते हो, ठीक, क में ऊ ऐसे लगाते हो, लेकिन र में क में दीर्घ ऊ आप ऐसे लगाते हो। र में कैसे लगाओगे, र में ऐसे नहीं लगाना चाहिए, र में आप ऐसे नहीं लगा सकते हो, इनका एक अलग दुनिया है। र में आप हर्ष ऊ ऐसे लगाओगे, र में दीर्घ ऊ ऐसे लगाओगे, ठीक है। वही बात इसमें लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना चाहिए, किसी भी स्वर के साथ किसी भी दूसरे स्वर की मात्रा नहीं लगती है। जैसे ऐसा, ऐसा, उस। अब इसमें कहता कि किसी भी स्वर के साथ किसी दूसरे स्वर की मात्रा नहीं। स्वर में किसी की मात्रा कहाँ से लग जाएगा, नहीं लगता है, आदि लिखना लगता है। चलो लगता है मतलब तालाब स और ह के साथ जब री की मात्रा लगती है तो इनके रूप थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जैसे तालाब स मेरी लगा हुआ तो श्रृंगार, आपने पढ़ा श्रृंगार, श्रृंखला, श्रृंग, ऐसा। हम मेरी लगता है तो जैसे आपने पढ़ा हृदय, हृकेश। देखो हम मेरी यहाँ चला था इसके अंदर अंदर, ठीक, इनका थोड़ा दुनिया अलग है और थोड़ा ध्यान रखना। अब बात तो 12 खड़ी है, बचपन तो पढ़ते आ ही रहे हैं आप लोग। जैसे क का की कू के क ख ऐसे ये क्या है, सारे सारे ये आपके 12 खड़ी हैं। सर लिखवाते कि हमारे दिया है इसलिए उसमें जानना भी चाहिए क्योंकि इसका निर्माण यहीं से हुआ है। अब हम बात करेंगे स्वर वर्ण खत्म हो गया, व्यंजन वर्ण की बात करेंगे। जो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अस्वर की सहायता से क्या बनेगा, क ख ग घ अंग ऐसे बनते, इसमें अ लगा है। अब मूल व्यंजन की कुल संख्या पूछे तो 33। मूल व्यंजन की संख्या आपसे पूछा जाए तो आपको कहने हैं 33। जितने मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है। कहता हल 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 मतलब हलंत। कहता हलंत संस्कृत में इसको हल में ये लगा, इसको मतलब हलंत पढ़िएगा। कहते व्यंजन को हलंत कहते हैं, जबकि व्यंजनों में नीचे जो एक छोटी सी तिरछी लकीर दिखाई देती है हिंदी में हलन हल कहते हैं, उसको संस्कृत में हलंत कहते हैं। और व्यंजन के अर्थात क्या स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित व्यंजन ही शुद्ध व्यंजन होते हैं। इसको ही हम क अच्छा क कहेंगे, यही शुद्ध व्यंजन है। लेकिन हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कभी क पूरा पूरा, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है, इसमें स्वर आ चुका है, ठीक। व्यंजन के वो कहते व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं। सभी व्यंजन को मुख्यतः 3 भागों में हम बांट सकते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धा की सहायता से बोली जाती हैं, हम यहाँ से उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क से लेकर म तक इनकी संख्या 25 होती है, ठीक है बच्चा जी, ओके। और क से जो उच्चारण होगा, क से लेकर अंग तक, अब पेपर में पूछेगा क का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ, अंग तक कवर्ग, जिसे हम कवर्ग बोलते हैं, चवर्ग तालु, टवर्ग मूर्धा। पूछेगा ट का उच्चारण स्थान तो मूर्धा, न का उच्चारण स्थान मूर्धा, त का उच्चारण दंत, या सर, मजा आ गया। चलिए अब अंतस्थ व्यंजन क्या है, अरे यर अलावा इसको में अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक। कहता कुछ व्याकरण में, कुछ अलग अलग बुकों में इसको अर्धस्वर भी कहा जाता है। य को और व को, य और व को अर्धस्वर भी कहा गया है। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन आप जानते हैं जिसे बोलने में तो घर्षण पैदा हो, स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये उष्म व्यंजन है। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है। क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में तो गर्दा उड़ाता है, इधर से खूब पूछता है सवाल, लाया हूँ प्रैक्टिस, घबराना नहीं है। संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर, तल बिंदु वाले व्यंजन। देखो असंयुक्त व्यंजन क्या है, कर संयुक्त व्यंजन परंपरा से अक्षर, त्र, ज्ञ और त्र को हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया जाता है, लेकिन ये मूल व्यंजन नहीं है, ये मूल व्यंजन नहीं है। जैसे कि अक्षर, त्र, ज्ञ, इसीलिए इसकी हम गिनती नहीं की, आपको 33 बताए थे। हमने बताया कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 33। कितने हैं, 33।
देखो, अब इन कहता कि इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। जैसे क प्लस अक्ष, त प्लस त्र, ज प्लस ज्ञ, स प्लस र स्र। ठीक है, चलो ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर है। तल बिंदु वाले व्यंजन जैसे कि अपने र ढ ये देखा होगा। उर्दू और फारसी में अपने क ख ग फ, अंग्रेजी में ज और फ, ये तल बिंदु वाले व्यंजन है। अब वर्णों का उच्चारण स्थान सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हर क्लास के लिए, चाहे 9th में है, 10th में है, 12th में है, ग्रांटेड है, सवाल तो रहता है। आपने देखा भी और आपसे बन भी जाता होगा कि आपने पहले से पढ़ा होगा, अच्छी बात है। ये तो समझो कि रिवीजन आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप अगर पहले से पढ़े तो नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ देख लीजिए, काम चल जाएगा। बाकी जो बच्चे होंगे नोट्स बनाएंगे, जो मेरे छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे जी मैं धीरे धीरे आगे चल के आपको अच्छे से टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर ये सब चीज़ों को बोल दूँगा, आप रिवीजन खुद से कर लें। बार बार हम इस चीज़ को लेकर आपका समय नहीं खराब करेंगे। और एक तरह ये व्याकरण से चुन के लाया हूँ, ये वीडियो वो वीडियो, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम आपके लिए हर बार कुछ नया नया कंटेंट लाएंगे, बस इसी में अपना बहुत सारे लेक्चर, क्योंकि हमारे पास कंटेंट ज़्यादा है। अब जिनके पास कंटेंट नहीं है वह तो ये सब करते हैं, वो लोग ये करेंगे, कभी इसी वीडियो को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, चुन के लाया हूँ, ये सब क्वेश्चन करते हैं। बच्चों का समय अपना खुद का, उनको पैसे कमाना है। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, हम लाएंगे भी तो कुछ अलग अंदाज में लाएंगे, कुछ नए कंटेंट लेकर आएंगे। चलो कंठ है। अब देखो कंठ में बच्चा जी थोड़ा ध्यान देना, इनका भी स्थान आता है। कंठ में देखो अ आ, कवर का मतलब क ख से तक, अंग तक, क ख ग अंग, और अ आ अह। थोड़ा ध्यान से बच्चा जी, थोड़ा ध्यान से। विसर्ग में कौन चीज के मतलब सुन 1 2 और 5, इसमें 7 8 9 ये कंठ में आते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तालु में, जिसका उच्चारण तालु में कौन हर्ष दीर्घ हुई। अच्छा य तक प्लस य और तलाब स, याद रहेगा, य और तलाब से। इसको तो बच्चे आसानी से करते हैं। चवर तालु, तालु, हर्ष दीर्घ हुई और य और स। एक दो बार उसको मन में रीड करें। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, क्लास हाईवर के बढ़ रहा हूँ। अगर क्लास 12th में तो आपसे यहाँ से ज़्यादा पूछता है। छोटे बच्चे से तो यहीं से पूछेगा, कौन से 10वें से तो यहीं से काम चल जाएगा। लेकिन बड़े वाले से इधर से भी पूछ लेगा, तो थोड़ा आप बड़े हो चुके हैं तो आपको थोड़ा तो उनसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। चलो अब ये देखिए, कंठ तालु में ए और ए। अनुनासिक में कौन चीज सबका आखिरी अंग च न म, ये अनुनासिक और चंद्र बिंदु वाले, इसको अनुनासिक बोलते हैं। कभी कभी ऑप्शन दे देगा अंग का उच्चारण समझ देता है। अगर कंठ है तो कंठ मारिए, अगर कंठ नहीं रहेगा तो अनुनासिक जरूर रहेगा। चलो, और ये तो दंतोस्त आपने देख लिया, वह कंठस्थ। ये ज़्यादा इधर से नहीं, अधिकांश क्वेश्चन आपको इसी में से रहेंगे। ये पाँच में से 6 में से शुरू की जो 6 नंबर उच्चारण से, ये 7 8 9 से तो कभी बाई चांस से पूछे गए हैं, लेकिन हम देख लेंगे। चलो अब हम बात करेंगे टॉपिक जिसका नाम है अल्पप्राण और महाप्राण। हमने कहा कि भाई अल्पप्राण महाप्राण का तो इस श्वास और वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन को दो भेद, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन होता है। कहता प्रत्येक वर्ग का, देखिए थोड़ा ध्यान से, अल्पप्राण कौन कौन होता है? पहला, हर वर्ण का वर्ण कैसे लिखते हैं? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ। ठीक, आप ऐसे लिखते हो ना प्यारे जी। तो उसका मैंने बोला कि पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। ये तो योरलो में भी पहला ही होता है। तो ये क्या है? ये है अल्पप्राण। क्या है? अल्पप्राण। कभी क्वेश्चन पूछे कि इसमें से अल्पप्राण कौन है, तो ये तो आप पहला तीसरा पांचवा के दिमाग में रखेंगे सर। महाप्राण बचे जी, उसके अब जो बच गया वो सब दूसरा चौथा और उस व्यंजन कौन कराते हैं? तलाप्स मूर्धन्स दंस ह, तलाप्स मूर्धन्स दंस ह, ये उस व्यंजन है। घोष और अघोष, संपूर्ण स्वर व्यंजन वर्गों को स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। घोष या संघोष कहिए, और दूसरा अघोष। घोष या संघोष वर्ण क्या है? सभी स्वर। अब प्रत्येक वर्ग का सभी स्वर मतलब 11 गो। अब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तृतीया, चतुर्थ यानी चौथा, पांचवा और अंतस्थ और ह, ये सब ठीक से याद रखना है। स्वर में सब तीसरा,
वर्ग सब वर्ग का इसमें का जैसे तीसरा हो गया, और चौथा ये भी चौथा, और पांचवा भी ये वाला, और अंतस्थ मतलब ये और अलावा, और एक ह भी, एक ह को भी इंक्लूड किया जाएगा। इसको हम घोष, ये क्लास 12th वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी दृष्टि से। हो गया। चलो अब ये क्या है, अब सभी स्वर मतलब कौन सी बचे जी, अ आ हर से पूरा औ तक, ठीक। और तृतीय मतलब, चतुर्थ मतलब, पंचम मतलब अंतस्थ और ह। तो देखो मार्क किए गए हैं तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ और एक ह। ये घोष वर्ण है, ये संघोष वर्ण है। अघोष वर्ण कौन कौन आते हैं बच्चे जी, अघोष वर्ण में ये दूसरा, पहला और उसमें इतना ही है। इनकी संख्या आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है, कहते हैं लिपि मुख्य रूप से, कहते हैं कि लिपि के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। एक मुंह से बोलने वाला और एक लिखने वाला। कहते हैं भाषा और ध्वनि को लिखकर प्रकट करने हेतु निश्चित किए गए संकेतों चिन्हों को लिपि कहते हैं। कहते हैं हिंदी जिस भाषा में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी डायरेक्ट पूछा भी गया आपसे कि हिंदी की लिपि क्या है, संस्कृत की लिपि क्या है, ठीक है। कहते इस लिपि में संस्कृत, मराठी, अब देवनागरी में कौन कौन आता है, देवनागरी में कौन कौन आता है, मैं थोड़े इसमें से कुछ कुछ पॉइंट को हाईलाइट करूँगा, बहुत ज़रूरी होते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं देवनागरी लिपि के बारे में। तो देवनागरी में कौन कौन आ जाएगा, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं लिखी जाती हैं। पंजाबी की भाषा पूछेगा डायरेक्ट तो याद रखिए गुरुमुखी। पंजाबी की भाषा क्या है तो गुरुमुखी। तथा अंग्रेजी की भाषा क्या है पूछेगा तो रोमन। क्या याद रखिएगा, रोमन। अंग्रेजी की भाषा क्या है, रोमन। उर्दू और कश्मीरी की लिपि फारसी होती है, फारसी। उर्दू की लिपि क्या है, फारसी। कश्मीरी में जो भाषा है फारसी कहलाती है। संसार की अधिकतर भाषाएं, बच्चा जी ध्यान से, संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। ये पॉइंट मैं पूरा हाईलाइट करता हूँ, आप दिमाग में छपना चाहिए, बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे कौन कौन लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी, रोमन, सब बाएं से दाएं, सब हम लोग ऐसे लिखते हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। लेकिन उर्दू ऐसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं। इसके विपरीत क्या है बच्चे, फारसी। इसके विपरीत है फारसी। फारसी की लिपि बच्चे दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं। मैं थोड़ा इसको आपको द ठीक से कर दूँ, कहीं आपको शायद पढ़ने ना दो, तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्लियर है। चलो अब आ जाएगा आपका प्रैक्टिस सेशन। और एक तो है अलगे दुनिया, चीनी और जापानी, ये ऊपर से नीचे। चीनी और जापान की भाषाएं ऊपर से नीचे, ये लोग ऐसे लिखते हैं कार्य भाई, चिंचन चुमचम चुमचम, मंचन मंचन मंचन। हम लोग को पढ़ने भी नहीं आता है ना उनकी भाषा। चीनी और जापानी ये ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से, कहते भाषाएं ऊपर से नीचे लिखी जाती हैं। चलिए अब आपको करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे जी आपके पास थोड़ी सी होनी चाहिए ईमानदारी, क्योंकि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले आपको आंसर मन में सोच लेने हैं, उसके बाद हम आंसर आपके पास सामने शो करेंगे। चलिए देखो आप खुद से क्यों, क्योंकि आपका प्रैक्टिस चल रहा है, इसके लिए सर ने आंसर ढक लिया है। कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं कौन, जल्दी सोचो, दोनों जल्दी सोचो। तो आपने कहा सर जी बाएं से दाएं तो देवनागरी सारी भाषाएं, और दाएं से बाएं तो बची दाहिने से बाएं, इधर से ऐसे कौन लिखता है, ऐसे 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 कौन लिखती है। अपनी क्लास की उर्दू छात्राएं देख लेने का, यानी फारसी वाले। चलो तो ऑप्शन डी आप लोग का बहुत सही था। दूसरे प्रश्न पाते हैं। देवनागरी की लिपि क्या है, अक्षरात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक, अक्षरात्मक और अक्षरात्मक। अक्षरात्मक दो ऑप्शन हो गया है क्या, अक्षरात्मक, 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 ये ऑप्शन दो हो चुके हैं। अब ऑप्शन नहीं होगा, इसमें दो ऑप्शन हो गया, 1 2 3 4। चलो तो इसमें ये ऑप्शन इनवैलिड कर दीजिएगा। रोमन लिपि क्या है, रोमन लिपि क्या है, रोमन अंक कभी देखें आप, रोमन में लिखते हैं 4 5 6 7, तीन को रोमन में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे 3 बार ऐसे कर देंगे हो जाए। 4 कैसे लिखते हैं, IB, ऐसे लिखते हैं ना रोमन अंक, हाँ सर। चलिए तो रोमन की लिपि क्या है बच्चे जी, वर्णात्मक है, ये वर्ण में आते हैं। भारत की प्राचीन लिपि क्या है भाई, हमारी प्राचीन लिपि क्या है, हमारी प्राचीन लिपि बच्चे जी ब्राह्मी है। क्या है, ब्राह्मी। देवनागरी नहीं, इसी पुरानी भाषा ये है,
देवनागरी तो बाद में आई है। हिंदी लिपि क्या है? हिंदी लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं किसी लिपि में देवनागरी में लिखी जाती हैं। आपने थोड़ा तो पहले पढ़ा था। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी से हुआ है, क्योंकि पुरानी है, सबसे ब्राह्मी है, सबसे पुरानी है ब्राह्मा या महाबज जी ब्राह्म, तो इसको ब्राह्मी कर देते हैं थोड़ा सा। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ब्राह्मी। हाँ मैं हलंत लगा दिया, जो सबको अच्छा लगे। थोड़ा कंप्यूटराइज में हो ऐसे ही लिखाता है, मैं उसी में चला जाता है। आइए बच्चे जी उच्चारण में। अंगा मैंने बोला कखा में आता है तो कंठ, ए में कोई गलती मत करना उच्चारण स्थान से। टठर टठर किस में आता है? मूर्धा में आता है ना प्यारे जी। ए ए ब, अरे पफा वो ओठ में आएगा। ये सबका आंसर कीजिए तो पहले धड़क से के बार 14 तक का आंसर सोच लीजिए और नोट्स में कर लीजिए जो नोट्स बना रहे हैं। हो गया। अब ये देखिए अपने आंसर। चलिए तो आपके सही निकल के हम ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चा जी, ये पेपर में आता है, बिल्कुल आप आसानी से करके आओगे। करीब देखा है 2 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। तो 2 नंबर बच्चा जी कम नहीं है, आपको 50 क्वेश्चन करके आने हैं बोर्ड में, तो 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो अच्छी बात है ना, सिर्फ उच्चारण से। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा लंबा लेके आए हम, और भी इसमें टॉपिक ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। उच्चारण आसान से बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ। एक बार आप ईमानदारी से आप करते चलिए। चलिए आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए तो इन सब का। चलिए, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? अच्छा मैंने बोला था घोष और अघोष, तो थोड़ा याद कीजिए तो क्या आपको माइंड में है ये क्वेश्चन? घोष में कौन कौन आता था? जल्दी याद करें, जल्दी कर लें। इस क्वेश्चन के लिए मैं समय दे रहा हूँ 15 वाले का। चलिए अब देखिए, जिन बच्चों का आंसर होगा इसका सही होगा। मैंने अघोष में कौन पढ़ा था? देखो पहला पढ़ा था हमने, इसमें पहला आता है। एक बार हमको नोट्स में ले चलूँ तो आपको यहाँ से ला जाऊँ। देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है? अघोष। अघोष में कौन कौन आता है? थोड़ा देखिए ध्यान से। अघोष में आता है पहला वर्ण और दूसरा और उसमें जन पहला दूसरा उसमें पहला दूसरा, और उसमें देखिए तीसरा चौथा पाँचवा अघोष में, घोष में तीसरा चौथा पाँचवा घोष में, तीसरा चौथा पाँचवा घोष में, तो पहला दूसरा अघोष वर्ण। तो पहला में कौन आता है? क ख च ट, सब ख छ में छ, ठ में ठ, त में थ, प का फ, ये सब आते हैं। तो इसका आंसर अगर आपने किया था च, तो बिल्कुल आप सही थे, बिल्कुल क्या आप सही हैं। चलो, तालाब सा का उच्चारण स्थान, अरे इसका नाम में तालाब सा है तो तालु हो जाएगा, इसमें क्या कहना। तालाब सा का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में दंत दिया है, तालु दिया है, दंत तालु दिया है, तो आप इसके साथ चलिएगा, अच्छा रहेगा दंत तालु। दीर्घई का उच्चारण स्थान, दीर्घई का उच्चारण स्थान देखो मैं बोला था ये +2 वाले के लिए है, क्लास 12th वाले सवाल यहाँ से खूब पूछता है, तो इनका भी उच्चारण हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो अब देखिए ल का उच्चारण स्थान, ल तथ और ल, ये भी सब दंत में आता है, दंत में ये ल है, यहाँ पर ल लिखा गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ल का उच्चारण स्थान से पूछा गया था। हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो आपको खुद से करने हैं। चलिए 19 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपको 4, ह्रस्व स्वर होते 4। अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का कंठ में आता है। कहता र तथा री का उच्चारण स्थान है, र और री का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये मूर्धा में आते हैं। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन है? अभी अपने अघोष देखा था, तो घोष में तो भाई आप समझ लीजिए कौन आएंगे, ये भी आ जाएगा घोष वर्ण में। घोष में ह आता है, नोट्स में देख लीजिएगा अपना। चलिए अब इन प्रश्नों का मैं आपको आंसर भी दिखाता हूँ, देख लीजिए। 21, 22, 23, 24 सबको प्रैक्टिस कर लीजिए। इधर बच्चे ध्यान मत देना, अगर आप चाहते हो कि मुझे प्रैक्टिस करना है सर के साथ में, तो ये इधर ध्यान मत दें, सारे क्वेश्चन का आंसर खुद से कर लें। ठीक है ना। म का उच्चारण पूछा था, म क्या आता है अपना? वोट सिस्टम में आता है, ये खुद से आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। अभी आपको टॉपिक पढ़ा दिया गया, थ्योरी पढ़ा दिया गया है, तो थ्योरी पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। ओके चलिए आइए इधर के। चलिए अब सारे क्वेश्चन को मैं थोड़ा तेज़ी में चलूँगा, बच्चे आसानी से कर लें। खाता कवर्ग चवर्ग टवर्ग
तवर्ग पवर्ग किस व्यंजन में आते हैं? तो ये भाई स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। प का उच्चारण स्थान प फ ओष्ठ में आता है। कहते हैं जब व्यंजन के नीचे एक तिरछी हलंत लग जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो ये तो भाई हलंत है। क्या है? हलंत है। इसके लगने से शब्द क्या होते हैं? आधा हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सारे बोर्ड में पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन लाए गए हैं, तो ये बोर्ड बूस्टर बैच हो सकता है आपके लिए। कहते हिंदी में ह्रस्व वर्ण कितने होते हैं? शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, 4 होते हैं। निम्नलिखित में कौन घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण ह है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। य को किस वर्ग में रखा गया है? तो य और ल व ये अपना अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, अंतस्थ व्यंजन में आता है, ये हो गया। निम्न में अघोष वर्ण कौन है? घोष वर्ण कौन है, अघोष वर्ण कौन है? ये क्वेश्चन आप करते रहिए, बहुत आपको पढ़ा दिए गए हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा सा नया होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ध्वनि करें, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के साथ संयुक्त हो जाए तब क्या कहलाती है? जब एक ध्वनि व्यंजन के साथ जुड़ जाती है तो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है संपृक्त ध्वनि, युग्मत ध्वनि, संयुक्त ध्वनि। तो इसका आंसर डी दिया गया है, तो डी के साथ चलिए। और ये तथा में क्या आता है? टठा का जो न है अड़ा है, इसका उच्चारण स्थान, अना का उच्चारण स्थान पूछा गया क्या है? तो एकदम मूर्धा में आता है, टवर्ग में। ढ, ये भी टवर्ग में आता है, तो ये भी मूर्धा हो जाएगा। ड का उच्चारण स्थान ट ठ ड, टठा सब मूर्धे में आते हैं। निम्नलिखित में कौन उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन जो बोलने पर घर्षण पैदा करे। तो देखिए य र ल, ऑप्शन कितना हो गया इसमें? ए बी सी डी, 5 अक्षर, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। कुछ मिस्टेक लिखेगा, ना 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 ना, ये नहीं आता है। उष्म व्यंजन, अरे बाबू उष्म व्यंजन, 1 सेकेंड बच्चा जी, ऑप्शन 5 हो गए हैं, कोई बात नहीं। उष्म व्यंजन से क्वेश्चन है तो उष्म व्यंजन अपने पढ़ा था, हाँ ठीक है। उष्म व्यंजन में आते हैं आपके तालाब से मूर्धन स दंश ह, तालाब से मूर्धन स दंश और ह, ठीक है, तो दंश हो जाएगा। इधर कोई था नहीं तो एक ऑप्शन एक्स्ट्रा डाला गया है। तालाब से मूर्धन स दंश ह, ये क्या आते हैं? उष्म व्यंजन में आते हैं। अब पूछ रहा है कि र और ड का उच्चारण ये क्या है? तो ये आपने पढ़ा था, ये द्विगुण व्यंजन है, ये खुद के अपने व्यंजन है हिंदी के, नए स्वर है, नए व्यंजन है। तब वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? तो ये भाई कहलाते हैं आपके संयुक्त स्वर। कहते वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, हर्स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर। द का उच्चारण त थ दंत, दंत में आता है। न का उच्चारण संख्या है, अरे तथा में, ये भी तो तालु दंत में आ जाएगा, ये दंत में आएगा। चलो ये कुछ चिन्ह है बच्चा जी, कहीं पेपर में पूछा गया, चिन्ह का थोड़ा आपको याद होना चाहिए। इसको हम कोमा को बोलते हैं विराम चिन्ह, अल्प विराम। पूरा ऐसा है तो अर्ध विराम, पूर्ण विराम में एक ऐसा करते हैं हम, जो कोई सेंटेंस पूरा करते हैं तो लास्ट में ऐसा लगाते हैं। तो ये कुछ चिन्ह हैं जो चिन्ह आपको पता होना चाहिए। इसमें से ऊपर वाले बहुत कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह हैं, ऐसे भी सारे चिन्ह आपको पता होना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा चिन्ह लगा होता है, क्यों लगा है? चलिए, अनुस्वार और विसर्ग हैं। अनुस्वार, ये तो भाई अपने पढ़ा था, अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं भाई? ये स्वर है, ये तो अयोगवाह में आते हैं, ठीक है सर। जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। भ का उच्चारण स्थान प फ ब भ म, ये सब ओष्ठ में आते हैं। ढ का उच्चारण स्थान ये भी मूर्धा में आ जाएंगे। निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन में य और ल व आता है। सारे क्वेश्चन बोर्ड के हैं, पेपर के हैं, तो पूछे गए हैं और आपसे हो जाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं भाई जी शब्द विचार। वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार में आइए। शब्द विचार क्या होता है? शब्द विचार कहते शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे मैं, वह, राम, पटना, ठीक। अब इसको हम लोग बच्चे जी शब्दों के भेद भेद पर 4 भाग आधार पर किए जाते हैं। शब्दों के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। कभी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि पर शब्द कितने होते हैं। ये क्वेश्चन मुझे तो बहुत ये इंपॉर्टेंट दिखता है, दोनों ये पूछ लेते हैं। रचना या उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3। उत्पत्ति के आधार पर स्वर शब्द कितने होते हैं? 4।
बच्चा जी इसको एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है बार बार, और बच्चे अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि अपने इसको याद नहीं किया ठीक से। रचना के आधार पर पूछे या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे, शब्द कितने होते हैं? 3 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो 4 होते हैं। ऐसे हम सबको पढ़ने वाले हैं। चलो, अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर पूछेगा तो 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। चलिए, सार्थक शब्द कौन? वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, कोई उसका अर्थ फिक्स नहीं है। रोटी, क्या रोटी? उल्टा, क्या उल्टा? खाना, क्या खाना? इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं। सॉरी, ये सार्थक में रोटी मतलब रोटी, उल्टा उल्टा होता है, सीधा खाना, ये सब अर्थ है। लेकिन निरर्थक इससे कोई अर्थ ना निकले। जैसे मैं कहा, जैसे आपने कहा ये पानी में नींद ना हो, तो पानी तो उसमें सार्थक है। वानी क्या है? ये चाय वही तो पिया लो, चाय वही क्या है? चाय वही कंडीशन। ये हम लोग अपने भाषा में बहुत बोलते हैं, ये चाय वो पिए दो। खाना वाना हो जाओ, खाना वाना, तो खाना तो ठीक है, वाना क्या है? तो ये सब कुछ वर्ड है, खाना वाना, उल्टा पुल्टा, तो उल्टा तो है ठीक, पुल्टा कहाँ से आ गया? रोटी वोटी, ये वोटी क्या है? हल्ला गुल्ला, हल्ला तो ठीक है शोर, ये गुल्ला क्या है? तो ये निरर्थक वर्ड है। क्या है बच्चे जी? निरर्थक वर्ड है। अब चलिए, अब दूसरा है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर इसको हम व्युत्पत्ति कहेंगे, या रचना के आधार पर भी कहेंगे, या तो रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं। कितने भेद हैं आपके? 3 हैं। 3 कौन कौन? रूढ़ वर्ड, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और यौगिक रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों के खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ निकले, जिसको तोड़ो तो कुछ अर्थ न निकले। जैसे आप राज को, तो राज को तोड़ो तो इधर रा हो जाएगा जो, इसमें कोई, जिन शब्दों को तोड़ने पर कोई सार्थक वर्ड तोड़ी, कोई मैं एक नाम लिख दूँ राज, अब इसको मैं तोड़ने जा रहा हूँ तो रा इधर आएगा और जो इधर आएगा। अब बोलो इसका कोई वो अर्थ निकल रहा है क्या? तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चे जी रूढ़ संख्या। क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। कैसे शब्द है? रूढ़। सर यौगिक क्या है? कहते हैं शब्दों के मेल से बने, कहते यौगिक शब्द होते हैं तो शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक होता है, जिसको तोड़ने में भी कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे मैं राजरोग, राजभोग, विद्यालय, चलो विद्यालय तोड़ता हूँ, तो विद्यालय तोड़ेंगे तो इधर विद्या आलय, विद्या जो आलय, तो विद्या मतलब जो हम पढ़ते हैं ज्ञान सरस्वती में, आलय मतलब घर। तो ये तो भाई सर दोनों, जिन शब्दों को तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकल गया, तो सर योग रूढ़ क्या है? अरे इन्हीं का देखे रूप है ये। तो योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर इनका कुछ अलग अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर, तो लंब जोर उदर, लंब मतलब लंबा, उदर मतलब पेट, लेकिन लंबा उदर का मतलब क्या हो? लंबोदर हम किसी और को बोलते हैं, ये वर्ड किसी और के लिए इस्तेमाल होता है तो लंबोदर लिखा, लेकिन वर्ड गणेश जी के लिए है तो किसी अन्य के लिए हो गया। आप इसे बहुब्रीहि में जा सकते हैं मोटा मोटी कहने पर। पंकज कमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गिरधारी कहते हैं तो कृष्ण के लिए, वाणी बीना पानी सरस्वती माता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे वर्ड योग रूट शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्वेश्चन तो 100% हर बार रहा है। चलिए, आपको याद होगा बनावट की दृष्टि पर 3, उत्पत्ति के आधार पर 4। बनावट के व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि पर 3, आपके शब्द के कितने हुए थे? 3। और अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर 4, उत्पत्ति के आधार पर 4, उत्पत्ति के आधार पर 4। अब देखें, जिसमें पहला तो मैं तत्सम लिखा हूँ। पहला कौन है? तत्सम। तत्सम में कौन है? हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द, संस्कृत वाले जितने शब्द होंगे, जैसे अश्व, गज है, देखो अंकुर, आज्ञा, अहोर, इंद्रधनुष, ईर्ष्या, उच्चारण, उदय, ऊर्जा, जय, ऋतु इत्यादि। तद्भव कौन है? जो हिंदी में संस्कृत का बिगड़ा हुआ, जैसे अग्नि से आग आ गया, अघोर, आठ, ईख, ऊन, ये सब। कुछ थोड़ा सा ट्रिक है बच्चे, ये आपको ये दोनों टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा आपको सहायता कर देगा। ट्रिक ये, चलो ट्रिक क्या है? तद्भव, तद्भव मतलब जो संस्कृत से आया हुआ, तत्सम, सम मतलब संस्कृत, जो संस्कृत से आया है। तो संस्कृत के जितने वर्ड देखें, अब किसी शब्द में आपको अक्षर त्र ज्ञ से हो, जिस वजह से परीक्षा, क्षत्रिय, कक्षा, ठीक है, री वाले शब्द बच्चा जी ट्रिक है, तो ट्रिक 99% काम कर 90% काम कर जाता है। ठीक है, चलो जैसे आप देखिए, ये उच्चार कहें अंग, ये वाला आपको चिन्ह दिखे, ये वाला चिन्ह दिखे, ये चिन्ह, ये तद्भव में जाते हैं।
कुछ नीचे इनके एग्जाम्पल लिख दिया गया है। अब हैं देशज विदेशज। अब कौन है देशज और विदेशज। देशज में हो गया, ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको और बुक से कुछ दिखाना चाहूँगा देशज विदेशज से। सब तो नहीं लिखा गया बच्चे, सब अब कितना लिखे, सब लिखे तो इतना मोटा हो जाएगा आपका, इतना कौन बनेगा। कुछ इसलिए बोलता हूँ किताब होना चाहिए, कुछ हम टॉपिक की बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं दिया है, क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे, लेकिन आपके पास एक व्याकरण तो होना चाहिए था ना प्यारे जी। और देखो कुछ तत्सम तद्भव इधर भी दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिए आप, नोट्स में न लिखें, सिर्फ देख लीजिए, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, हो गया। कुछ देशज वाले यहाँ से पढ़ लीजिए, इस अंगोरा, अहरा, अंकरा, और ट्रिक में इसका मैं लिखवाया भी था, ट्रिक में सब था, अटकन बटकन, अलल टप्पू, अल्लाह, इधर, अदकन, कबड्डी, कांगड़ा, कुत्ता, खच्चर, खराहा, तोता, खोता, हो गया। विदेश देशज थे, विदेशज में देखिए बच्चे, विदेशज में भाई हम बहुत बात करेंगे, ये सब विदेशज हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपको तत्सम तद्भव से रहे। एक बार फिर भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए नोट्स रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लीजिए, सिर्फ एग्जाम्पल देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में इसी में से रहे तो तद्भव वाले मारिएगा। अरबी वाले भी आप कहते हैं विदेशज में, फारसी वाले भी जितने वर्ड हैं ये भी आते हैं विदेशज में, पुर्तगाली वर्ड जितने हैं, तुर्की वाले वर्ड हैं, सब विदेशज में आते हैं, विदेशज, ठीक है। ये सब पढ़ लिया आपने। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो बच्चे जी मैं नोट्स में नहीं लिखे, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको लिखिए, इसको लिखिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अव्यय क्या होता है, अभिकारी शब्द, देखो इसको आप नोट कीजिए, बहुत है, ये बहुत ज़रूरी है, ये वाला लाइन पूरा पूरा अभिकारी शब्द थोड़ा नोट कर लीजिएगा, या दिमाग में जरूर याद रखें, लिख लें जरूर नोट्स में। कहते जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप नहीं बदलते हैं, जो शब्द अपना रूप नहीं बदलता है उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अव्यय कहते हैं। चलो अब देखो, इसमें कुछ मैं एग्जाम्पल लाया हूँ, ठीक है, कम है लेकिन आपको ज़्यादा दिखा दिया हूँ। अब आइए इस पर आधारित प्रश्न को देख लीजिए। कहते हैं निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है। सर शुद्ध शब्द भी आपको आते हैं भाई। सत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सत्य शब्द क्या है? तो ये वही संस्कृत का वर्ड है, इसका हिंदी सौ होता है, तो समझ जाएगा। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से हमने 3 पढ़ा था, उत्पत्ति की और बनावट की दृष्टि से 3, और उत्पत्ति की दृष्टि से आपके पढ़े थे हम 4, ठीक है। बनावट और ये दोनों क्वेश्चन। मौसम क्या है? तो मौसम विदेशज वर्ड है, ये अपना देश का नहीं है। फागुन, फाल्गुन, तो फागुन तो भाई संस्कृत का वर्ड है, तो ये तत्सम हो जाएगा। रात्रि संस्कृत है, श्रावण तद्भव हो जाएगा, क्योंकि श्रवण संस्कृत वाला। आंसू, आंसू क्या है? तो आंसू भी आपका क्या हो गया बच्चे जी? तद्भव हो गया, क्योंकि हम इसको अश्रु बोलते हैं, संस्कृत में अश्रु बोलते हैं, अश्रु। अब अश्रु बहाव नहीं, आपने इस चैप्टर कौन सा पढ़ा होगा? 7वां क्लास में पढ़ा होगा आपने। ओके चलो, होली शब्द क्या है देख दीजिए, ये सब पेपर में पूछते रहते हैं, क्वेश्चन तो लाया गया है। चैत शब्द क्या है? चैत, चैत्र, चैत, चैत्र होता है ना, चैत। एक सेकंड बच्चा जी, थोड़ा सा इसको मैं वेरीफाई करना चाहूँ। चैत्र, तत्सम, ऋतुमूर्ति, क्षमा, धनुष, तट, धर्म, नगर, पाठ पुस्तक आदि सब आते हैं। तद्भव, विग्रह रूप। चैत्र होता है ना, एक मिनट, इसको मुझे थोड़ा ऑप्शन तत्सम, तो चैत्र वाला पूछा है, ये च है बजाई थोड़ा, ये वाला चैत्र,
थोड़ा सेकंड रुकिए, इसको मुझे डाउट दूर करूँ पहले अपना। चलिए, वो वहाँ टिक गलत हो गया। देखो चैत्र होता है, अगर चैत्र होता तब तत्सम है, लेकिन चैत्र लिखा है, चैत्र। तो इसको आप यहाँ रखिए, ये ऑप्शन आपका ये नहीं, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तद्भव। चक्रवात, ये तो संस्कृत वर्ड है। डॉक्टर, देशज, विदेशज, ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पेपर में पूछे थे डायरेक्टली। चलिए, सिद्धांत, आपसे क्वेश्चन, सिद्धांत नहीं, सिद्धांत किधर गया रे? सिद्धांत, सिद्धांत शब्द क्या है? तभी तो समय पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या है बच्चे जी? कैसे शब्द है? रूढ़। आज देखो, पुस्तक जोरालय तोड़ोगे तो अलग अलग बन जाएंगे, तो ये तो भाई आपका योग रूढ़ में आएंगे। किस में आएंगे? योग रूढ़ में। सही आंसर है। पंकज शब्द क्या है? ये भी योग रूढ़ में आएगा, क्योंकि इसका भाई अर्थ अलग आता है। पंकज शब्द है, अरे ये क्या डी कहाँ से आ गया? मुझे आंसर नहीं बुझ रहा, किसका आंसर कौन सा है? पंकज शब्द क्या है? ये 1 मिनट रुक जाइए, ये अगर आंसर देखूँ तो ये पुस्तकालय शब्द क्या है? पुस्तकालय में अपना तो भाई बिल्कुल अपना योग रूढ़ आएगा। योग तो नहीं आएगा, योग रूढ़, पुस्तकालय, ये तो योग रूढ़ में जाएगा। देखो पुस्तक जोरालय, तो ये तो भाई योग रूढ़ है, यौगिक है। हमने क्या पढ़ा था? यौगिक, और थोड़ा इसमें मैं दूर करता हूँ, यौगिक वो है जिनके तोड़ने पर अर्थ निकले। तो पुस्तक जोरालय, पुस्तकालय, तो ये तो यौगिक में जाएंगे। और योग रूढ़ में कौन आ रहा था? थोड़ा सा एक बार फिर से आपका ही नोट से रिविजन करा देता हूँ। देखिए, योग रूढ़ में अपने वहाँ विद्यालय लिखा था, तो आपकी योगी शब्द में आते हैं, और योग रूढ़ में तो अलग आएगा। ये तो गलत है ऑप्शन में। चलो, 2 दिन से मिस्टेक हुआ है, तो आंसर देखो, क्वेश्चन सही है, आंसर मैं तो पहले से पढ़ा हूँ कि आंसर पर ध्यान मत दीजिएगा, आंसर पर ध्यान आपको देना भी नहीं है। खेत भाई तो भाई अपना तद्भव हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र जो होता है ना, संस्कृत वर्ड है, वहाँ से खेत बना है। पुस्तकालय शब्द क्या है? तब पुस्तक जोरालय, ये तो आपका पुस्तकालय शब्द होगा, यौगिक हो जाएगा। पंकज शब्द क्या है? ये दूसरे के लिए आता है, तो ये आपका 100%, ये आपका 100% ये हो जाएगा, ये योग रूढ़। ये क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। यहाँ पर ये होना चाहिए सी, पुस्तकालय सी, ठीक है, ये उसका हो गया। यहाँ पर ये आना चाहिए था। पिंजरा शब्द क्या है? पिंजरा क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आइए, तद्भव, अढ़ाई, अढ़ाई नहीं तो अढ़ाई, 3 4, अढ़ाई क्या है? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो यहाँ पर तद्भव है, तो तद्भव से जाइए। चलिए, हो गया। तो बच्चे जी, मैं कहता हूँ अभी अपने पास बहुत सारा टॉपिक है, तो क्या मैं आपके लिए नाउन आज ही, संज्ञा आज ही करा दूँ क्या? संज्ञा के भी नोट्स बन चुके हैं। टाइम क्या हो गया देखा जाए। चलिए, अब रहता हूँ आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि टाइम भी है, बच्चे भी आ गए हैं, पढ़ाई भी है सुबह सुबह। तो मैं ऐसा करता हूँ, अब अगले लेक्चर में देखिए, आज हमने बहुत सारा बेसिक वाला चैप्टर तो निपटा ही लिया, संधि का पहले से लेक्चर डाल दिया गया है, तो अब बहुत जल्दी आपका कारक और इसका भी आ जाएगा। तो बच्चे, ये आंसर शीट में मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी आंसर किए गए हैं आप खुद से कीजिए, आपके रिवीजन के लिए नोट सही बने हैं। उसके क्या बोलते हैं हम लोग, थ्योरी आपका सही है, थ्योरी खुद से पढ़ें, आंसर प्रैक्टिस खुद से करें। कभी आप इन ABCD के पीछे मत जाए कि ABCD क्यों लिखा गया है, ये आपके लिए नहीं है, आप खुद से कीजिएगा, आपका प्रैक्टिस है, आपको आना चाहिए। ओके, थैंक यू। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी आपको लगा क्या इसमें और करना चाहिए, आपके विचार क्या हैं डालिएगा, उस पर हम लोग जरूर काम करेंगे। धन्यवाद।